लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में फीमेल्स के लिए कई अलग अलग टेस्ट होते हैं जो करवाने ज़रूरी है, तो उसमें से कौन से स्टेज में कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एज किसी भी गर्ल में 10 to 16 ईयर्स ऑफ एज जब उनका पीरियड स्टार्ट होता है तो तब बेसिक ब्लड काउंट है एनीमिया रूल आउट करने के लिए ज़रूरी है। बहुत ही माइनर चीज़ है हाइट एंड वेट, बट वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के सोसाइटी में अगर हम लोग देखें तो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होते हैं या मेजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तौर पे लिए जाते हैं। सो इज़ इट ओके टू टेक दोज? या इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ ओके एंड इट इज़ सेफ। अलग अलग टाइप के बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती है, मेथड्स होती है जो ज़्यादातर यूज़ होती है, जिसको हम बोलते हैं बैरियर मेथड्स, जो है कॉन्डम। One most common problem seen nowadays is vaginal discharge. Normally pregnancy और after pregnancy में लाइफ पार्टनर का सपोर्ट कितना मैटर करता है? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन इज़ सर्वाइकल कैंसर अभी आप और एंड ब्रेस्ट कैंसर। ये दोनों जो कैंसर है वो विमेन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो यंग लड़की, इवन लेडीज़ में भी 35 ईयर्स की एज में भी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। We have Dr. Ravina with us, who is a MBBS doctor. She has done her diploma in gynecologist and obstetrics, and currently she is working as a gynecologist in Burhani Hospital. So मैम, सबसे पहले आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मुझे पहले से ही डॉक्टर ही बनना था, लेकिन जब मैंने MBBS में एडमिशन लिया तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे गायनेक ही बनना है। इसके लिए जब PG में मेरा एडमिशन हुआ था पहली बार तो मुझे एनेस्थीसिया मिला था, पर मुझे नहीं लेना था क्योंकि मुझे गायनेक ही बनना था। सो मैंने वेट किया और फिर मैंने अपनी ड्रीम ब्रांच ली। मैं 2019 से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी मैं बुरहानी हॉस्पिटल के साथ ज्वाइन हुई हूँ और मुझे ये बात की बहुत ही खुशी है। तो एक बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गायनेकोलॉजी हेल्थ ये कितनी इम्पॉर्टेंट है फॉर ओवरऑल वेलबींग? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉट गायनेकोलॉजिकल बट ओवरऑल हेल्थ भी आपकी गायनेक प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रूटीन चेकअप करवाते रहना ज़रूरी है ताकि आपकी कोई भी गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट ले सको और जैसे कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उसको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाए और आप उससे क्योर कर सकते हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में फीमेल्स के लिए कई अलग अलग टेस्ट होते हैं जो करवाने ज़रूरी है, तो उसमें से कौन से स्टेज में कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एज किसी भी गर्ल में 10 to 16 ईयर्स ऑफ एज जब उनका पीरियड स्टार्ट होता है तो तब बेसिक ब्लड काउंट है एनीमिया रूल आउट करने के लिए ज़रूरी है। बहुत ही माइनर चीज़ है हाइट एंड वेट, बट वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी जो लड़कियां हैं 10 to 16 में उसमें भी ओबेसिटी का प्रमाण ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। दूसरा है 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज, जैसे शादी हो जाती है, शादी के बाद जैसे प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं लोग, तो तभी ब्लड काउंट है, इनफर्टिलिटी होती है तो उसके जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है, नॉर्मल USG है, सोनोग्राफी है और मेन इम्पॉर्टेंट पैप्समियर टेस्ट है जो रूल आउट करता है कि आपको कोई इन्फेक्शन है या नहीं। और सर्वाइकल कैंसर अर्ली स्टेज में भी आपको पैप्समियर डिटेक्ट करके देता है। आफ्टर 40 ईयर्स जब मेनोपॉज की स्टार्टिंग होती है तब भी पैप्समियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बेसिक जो ब्लड काउंट है, जो बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, हार्मोनल प्रोफाइल है, विटामिन्स का जो डेफिशिएंसी रहता है वो भी करवाना ज़रूरी है। सो आप जो ये सारे टेस्ट की बातें कर रहे हैं ये सारे बुरहानी हॉस्पिटल में होते हैं? या सब होते, इन्वेस्टिगेशंस भी होता है और पैप्समियर का टेस्ट भी होता है। अभी इनफैक्ट हमने 1 महीने पहले ही कैंप किया था, उसमें शायद 100 से ज़्यादा लोगों का पैप्समियर टेस्ट हमने किया था। और मैमोग्राफी, सॉरी आई फॉरगॉट, बट मैमोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, उसका भी इधर टेस्ट होता है। ओके, ग्रेट। अभी के सोसाइटी में अगर हम लोग देखें तो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होते हैं या मेजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तौर पे लिए जाते हैं। सो इज़ इट ओके टू टेक दोज? या इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ ओके एंड इट इज़ सेफ। अलग अलग टाइप के बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती है, मेथड्स होती है जो ज़्यादातर यूज़ होती है, जिसको हम बोलते हैं बैरियर मेथड्स, जो है कॉन्डम, वो ज़्यादातर सेफ है, प्रोटेक्टिव है।
तो वो आप यूज़ ज़्यादा कर सकते हो। इफ़ यू आर मैरिड, कोई भी गर्ल्स और लेडी मैरिड है और उसको जैसे प्रेगनेंसी अभी प्लानिंग नहीं करनी है, तो वो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कॉन्डम। दूसरे जो आती है हार्मोनल पिल्स होती है, जैसे ओरल कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल आते हैं और इम्प्लांट आते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आता है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें आती है कॉपर टी। कॉपर टी 3 साल की होती है, 5 साल की होती है, 7 साल की होती है। बट आपको कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है तो आपको पहले अपने गायनेक की सलाह लेनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो ये यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, 6 मंथ ही हुए हैं, तो वो पिल्स नहीं ले सकती। जैसे पीरियड्स, आपको कोई भी कैंसर की हिस्ट्री हो, ठीक है, कोई बीमारी हो, आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर्स हो, या फिर आपका कोई मेडिकेशंस चल रहा हो, तो आप ये पिल्स यूज़ नहीं कर सकते। और इरेगुलर पीरियड्स हो, पेनफुल पीरियड्स हो, वजाइनल डिस्चार्ज हो, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो, तो आप में वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे कॉपर टी है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, लेकिन आपको पहले अपने गायनेक की कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ भुरानी हॉस्पिटल में ऐसे कोई केसेस आपके सामने आए हैं जहाँ आपने उनको रिकमेंड किया हो प्रॉपरली कि उनको क्या करवाना चाहिए? या यस, अभी नॉर्मली एक लोग रिसेंटली ही एक केस था जिसमें मैरिड थे, पर उन्होंने मतलब अभी प्रेगनेंसी प्लानिंग उनको नहीं करनी थी, बट विद इन 1 ईयर्स वो जो भी लेडी थी उसने 2 बार जैसे पिल्स ले ली थी। तो ओके, वो ज़्यादातर पिल्स आप ले सकते हो, मतलब अगर महीने एक ही साल में आप 3 से 4 बार लोगे तो फिर आगे जाके वो आपको साइड इफ़ेक्ट करेगी। इसके डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको प्रॉपर समझना चाहिए। अगर प्लानिंग भी नहीं है तो वो उनकी चॉइस है, पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर प्लानिंग करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी आप फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल बहुत लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं और फिर ही दे हैव अ हाँ, टाइम फ्रेज कि हमको तभी प्रेग्नेंट होना है, अभी यस नहीं यस। करना है। तो ये ओके है या इसके कुछ आगे जाके नुकसान हो सकते हैं? नॉर्मल है, जैसे मैंने बोला कि आप अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर लोगे, डॉक्टर आपको प्रॉपर समझाएंगे। उसमें एज फैक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी लेडी की 35 ईयर्स की एज है और वो अभी ऐसा बोल रही है नहीं कि नहीं करना। अभी प्लानिंग नहीं करना है, तो उसको पहले बेसिक इन्वेस्टिगेशन सब करवा लेने चाहिए। और अगर कितना टाइम वेट करे, जैसे तो 35 ईयर्स में तो कोई ऑलरेडी डॉक्टर नहीं बोलेगा कि अभी आप वेट करो, करेक्ट। पर वे वो नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। लाइफस्टाइल और डाइट आज के यंग जनरेशन, पहले भी आपने इसके बारे में बात की है, तो वो कितना अफेक्ट करता है? बहुत ही ज़्यादा, बहुत बहुत ही ज़्यादा। ज़्यादातर जो अभी जो प्रॉब्लम्स है, उसका मेन प्रॉब्लम है कि लाइफ़स्टाइल। सब लोगों को मतलब अभी हेक्टिक रूटीन हो गया है, सब अभी लेडी है वो जॉब करती है, करेक्ट। तो उनको टाइम नहीं मिलता है। फिर बाहर का खाना, जंक फूड है, फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है। पर वो ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका वेट गेन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे आपका पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है और इनफर्टिलिटी के भी चांसेस रह सकते हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो यंग लड़की, इवन लेडीज़ में भी 35 ईयर्स की एज में भी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसका मेन ही क्योर ही है। जब कोई भी लेडी आती है, अभी एक केस था मेरे यहाँ, 25 ईयर्स की एज थी, अनमैरिड, लेकिन उसका पीरियड्स इरेगुलर है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया हमने, जिसका बेसिक इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासाउंड, तो उसमें PCO आया है, तो उसका वेट भी उसकी एज के हिसाब से ज़्यादा था। तो मैंने वही बोला उसको, उसने जो बोला कि मैडम मेरे को तो PCO है, पर जब तक दवा लेती हूँ तब तक सही हो जाता है, फिर वापस से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाए। पर उसके साथ मेडिसिन के साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना ज़रूरी है, और फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, रनिंग, कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक बेनिफिट मिलेंगे। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल केने कई सकसु एंड इज इट अ मैटर ऑफ कंसर्न? यस, नॉर्मल मैनिस्ट्रल साइकिल हम तब बोल सकते हैं जब नॉर्मली मैनिस्ट्रल साइकिल जो रहती है वो 28 डेज़ की रहती है, और 3 to 4 डेज़ या 4 to 5 डेज़ तक पीरियड्स हो आता है, और माइल्ड पेन रहता है। आपकी वो डे टू डे एक्टिविटी में आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं करता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन आपका पीरियड्स जैसे 1.5-2 महीने चढ़ के आता हो, या फिर 10 और 15 डेज़ में ही वापस, मतलब महीने में 2 बार आ जाता हो, बहुत ही ज़्यादा आता हो, पेनफुल रहता हो, गट्ठे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, जैसे आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ती है,
और उसके बाद भी आप अपनी जो भी डे टू डे एक्टिविटी है वो आप कर नहीं सकती, तो वो एबनॉर्मल है। और या फिर आपको 2 महीने 3 महीने चढ़ के आता हो या 10-15 दिन में वापस आ जाता हो लेकिन हल्का सा स्पॉट भी दिखता है, तो वो भी आप एबनॉर्मल ही है। तो ये केसेस में आपको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है, कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो ये जो इरेगुलर पीरियड्स की आप बात कर रहे हो, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट तो हम जैसे अभी गायनेक का सबसे मेन जो है वो है लाइफस्टाइल। सबका लाइफस्टाइल ही अलग है, तो उसके लिए डाइट तो ज़रूरी है। मतलब किसी का वेट गेन ज़्यादा हो रहा है या कि आप अगर एक्सरसाइज भी कर रहे हो लेकिन बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लिया आपने, आपका बहुत ही वेट लॉस हो गया हो, तो भी आपका पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। पीसीओ जो मेन फैक्टर है अभी की जो जनरेशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन पीसीओ है। एंडोमेट्रियोसिस है जिसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। और फिर आता है फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस। अगर आपने कोई मेडिसिन ली हो या फिर आपकी कोई मेडिसिन चल रही हो तो उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है। तो जो पीरियड्स इरेगुलर है उसकी ट्रीटमेंट कॉजेज़ के रिगार्डिंग ही उसकी होती है। जैसे मान लो कि वेट लॉस हुआ या हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपके डॉक्टर, आपके गायनेक उस तरह से आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमायोसिस है, तो उसके लिए फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन से होगा या फिर सर्जरी आएगी, वो उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा है जो लाइफस्टाइल, तो उसके लिए एक्सरसाइज और डाइट ज़रूरी है। जो बेसिकली यहाँ पे सबका सोल्यूशन इज एक्सरसाइज और डाइट। हाँ, मेडिसिन तो होगी पर आपका लाइफस्टाइल भी आपको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार कई हॉस्पिटल में उसके अलग से सेक्शन भी होते हैं, जैसे हमारी हॉस्पिटल में है, डाइटिशियन भी है और एक्सरसाइज के लिए भी मतलब हम उनको सेशंस। यस होते हैं सेशंस भी। ओके। कई बार हैवी ब्लीडिंग होते हैं तो उसको रोकने के लिए टैबलेट पिल्स ले लेते हैं या कुछ, तो ये सेफ है क्या? उसे नहीं, रोकना चाहिए या? नहीं नहीं, ऐसे ही जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया तो अपने आप की दवाई आप नहीं ले सकते। अच्छा। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार उसके जैसे मैंने बोला इरेगुलर पीरियड्स है, उसके हैवी फ्लो के भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, जिसमें आता है प्रेगनेंसी रुकी हो लेकिन आपको मालूम ना हुआ हो और वो Okay. अपने आप मिसकैरेज हुआ हो, एंडोमेट्रियोसिस हो जिसमें अंदर आपको गांठ हुई हो उसकी वजह से, या अंदर आपको पॉलिप हो तो उसकी वजह से भी आपको इरेगुलर पीरियड्स और हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको मेडिसिन दे ही दे, कभी कभार वो 2 दिन का आता है लेकिन ज़्यादा होता है पर वो नॉर्मल भी होता है। मतलब एट द एंड आपको गायनेक से कंसल्ट करना ज़रूरी है। One most common problem seen nowadays is vaginal discharge. યસ, તો એના બારામાં કઈ કહેશો? વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જ એટલે કે તમને ઇન્ફેક્શન જ હોય એ વસ્તુ જરૂરી નથી। જ્યારે તમને પીરિયડ્સ આવે છે અને પીરિયड्सના 10 દિવસ પછી અથવા તો आपके पीरियड्स के 10 दिन पहले आपको नॉर्मल वाइटिश डिस्चार्ज होता है जो एकदम स्टिकी और ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें से आपको स्मेल भी नहीं आती, बैड स्मेल भी नहीं आती, तो वो नॉर्मल है, वो ओव्यूलेशन की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर आपको कार्डिवाइटिस डिस्चार्ज है जो आपको हमेशा से रहता है, फाउल स्मेलिंग आती है, लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है, फीवर आता है या ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, तो फिर वो आपका इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी में लाइफ पार्टनर का सपोर्ट कितना मैटर करता है? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुई सब लोग बोलते हैं हाँ अभी ये नहीं करना है, अभी आराम करना है, अभी ये नहीं कर सकती, ये नहीं खा सकती। तो आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है यहाँ कि जैसे मूड स्विंग्स होता है, जैसे जो भी लेडी होती है उसको ऐसा हो जाता है आफ्टर 2 to 3 days, और ये जो सिम्टम्स होते हैं जिसको बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वो है, वो चीज़ है। और उसमें वो आपको पहले 2-3 हफ्ते के बाद या 2-3 दिन के बाद से शुरू होती है, जो 1 साल तक कभी भी वो दिख सकती है। जैसे मूड स्विंग्स होना, इरिटेशन होना, जैसे उसको एक डर बैठ जाता है कि मैं अच्छी केयर नहीं कर पाई तो मेरा बेबी अच्छे से नहीं संभाला जाए तो उस टाइम पे फैमिली और ज़्यादातर पार्टनर का सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं बोलती है, मतलब उसको अगर ब्रेस्ट फीडिंग में भी प्रॉब्लम आती है तो उस पर ऐसा नहीं बोलते कि ये इतना भी नहीं आता हो, उसके लिए भी शायद वो पहली बार है,
तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको भी उतना ही, मतलब जो भी पार्टनर है या फैमिली है उसको भी उतना सपोर्ट करना ज़रूरी है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में वो सेशंस होते हैं प्रेगनेंसी के Yes. ड्यूरेशन या आफ्टर प्रेगनेंसी, जहाँ लाइक पार्टनर, बेबी एंड द हस्बैंड ऑल आर टुगेदर और वो लोग कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ करते हैं। यहाँ कुछ ऐसा होता है? यस, होता है। जैसे नॉर्मल प्रेग्नेंट अगर किसी का होता है कि जैसे हमें नॉर्मल ही करवानी है तो हम बेसिक एक्सरसाइज भी उनको हाँ। बताते हैं। जैसे पार्टनर योगा भी होता है, ठीक है ना, जैसे Yeah. आप पार्टनर के साथ भी एक्सरसाइज करते हो तो वो बॉन्डिंग होता है। Okay. सिर्फ मदर का नहीं, फादर का father भी का भी। बॉन्डिंग होता है, तो वो भी ज़रूरी है। और आफ्टर दैट ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर ही करवाती है, पर फादर के साथ बॉन्डिंग करने के लिए भी, जैसे हमारी टर्म में बोलते हैं कांगारू मदर के, ठीक है, तो वो आप फादर भी कर सकते हैं वो। तो आजकल ऐसे देखा जाता है कि काफ़ी सारे सेशंस होते हैं जिसमें पार्टनर, द प्रेग्नेंट वुमेन और आफ्टर प्रेगनेंसी विद द चाइल्ड वो लोग आते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे कनेक्शन बना रहता है। तो बुरहानी हॉस्पिटल में इसके लिए क्या सेशंस होते हैं? हमारे यहाँ पे पुराने हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी का अलग ही डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे जो भी मदर है या फादर है तो प्रीनेटल योगा है या फिर प्रीनेटल एक्सरसाइज है साथ में, वो सब करवाते हैं। आफ्टर डिलीवरी भी अगर फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, जैसे बैक पेन या सीज़र होता है उसके बाद बैक पेन होता है, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस यहाँ से जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है उनके पास से मिल जाता है। ग्रेट। तो अभी हम आफ्टर प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन जो चैलेंजेस होते हैं जो मदर फेस करती है उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप लाइट थ्रो कर सकते हो तो। ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम जब बोलते हैं तो ये वर्ड पर बहुत ही ज़्यादा भार देते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब डिलीवरी के बाद 6 मंथ तक, बेबी जब तक 6 मंथ का नहीं हो जाता तब तक उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब अपनी मदर का ही दूध देना है और कुछ भी नहीं। लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं इससे तो क्या होगा, ऊपर का देना है, ऊपर का, अगर कोई कारण है तो ही आप ऊपर का भी वो मिल्क पाउडर है वो दे सकते हो, बाकी जो पानी है जैसे मध है वो सब नहीं दे सकते क्योंकि उससे फिर इन्फेक्शन हो सकता है। आफ्टर 6 मंथ आप चालू कर सकते हो अपने बच्चे के डॉक्टर से सलाह लेके, लेकिन आप 6 महीने तक प्रॉपर आपका मदर का ही दूध लेना है। जो लैक्टेशन है वो आप 1 साल तक कर सकते हो, 1 या 1.5 साल तक, उसके बाद जैसे जिसका कन्वीनियंट हो वो वैसे कर सकता है। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जैसे गायनेकोलॉजिकल कैंसर। तो उसकी क्या क्या साइंस है? गायनेक में जो बहुत मतलब सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन इज़ सर्वाइकल कैंसर, अभी आप और एंड ब्रेस्ट कैंसर, ये दोनों जो कैंसर है वो विमेन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो इसके जो वार्निंग साइंस है या इसके जो शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं, वो साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं वो आपको मतलब पहले मालूम नहीं होगा, तो उसके लिए आपको पहला तो जैसे मैंने बोला बेसिक रूटीन गायनेक एग्जामिनेशन आपको एवरी 6 मंथ और एवरी ईयर आपको करवाते रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो रहता है सर्वाइकल कैंसर है तो आपके जैसे हैवी ब्लीडिंग है, आपको लोअर एब्डोमिनल पेन है, बैक पेन है, बहुत ही फाउल स्मेलिंग, आपको स्मेल आती है पीरियड्स के दौरान, तो वो आपके वार्निंग साइंस हो सकते हैं। आप उस टाइम पे अगर ऐसा करोगे नहीं है तो पहली बार ही हुआ है, अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर आगे जाके वो तकलीफ़ हो सकती है। और ब्रेस्ट कैंसर में भी आपके शुरुआती जो लक्षण होते हैं, जो आपकी जो लंप जो गांठ होती है वो आपको पहले समझ में नहीं आती है, जब वो जैसे जैसे बढ़ती है फिर पेन शुरू होता है तो आपका वो फिर एक स्टेज बढ़ जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर रेगुलर हेल्थ चेकअप और सेल्फ एग्जामिनेशन करते हो तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है, या रूटीन बेसिक सोनोग्राफी है, मैमोग्राफी है, वो भी आप करवाते रहो तो भी आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। मैमोग्राफी जो है वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समियर है एंड HPV इन्फेक्शन का टेस्ट है। तो यहाँ बुरानी हॉस्पिटल में ये सब होता है सब पैप, जैसे मैंने बोला पैप्समियर तो हम एवरी जो भी मैन आफ्टर 40 ईयर्स की जो भी लेडी आती है हम उनको एडवाइस करते ही या पैप्समियर का। ओके। गायनेकोलॉजी को लेके बहुत सारे मिथ्स है, तो उसमें क्या सच है और क्या नहीं है? सबसे जो कॉमन है कि गायनेक अगर तकलीफ़ है तो ही गायनेक के पास जाओ, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। मतलब लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको कोई भी लेडी है या कोई भी आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज है, आपको
एवरी 6 मंथ और एवरी ईयर आपको रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, रूटीन हेल्थ चेकअप गायनेक का भी करवाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं है तो आप नहीं करवा सकते, आपको रूटीन करवाना ज़रूरी है। इवन पैप्समियर भी, जैसे मैंने बोला आगे भी कि जैसे वाइटेज डिस्चार्ज है तो ही हम पैप्समियर करवाना ज़रूरी है, नहीं ऐसा नहीं होता। एवरी 3 ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज एंड कोई भी लड़की, कोई भी वीमेन मैरिड है तो आफ्टर 20 ईयर्स एंड एवरी 3 ईयर्स उनको पैप्समियर टेस्ट करवाना ज़रूरी ही है। आफ्टर 40 ईयर्स पैप्समियर प्लस HPV टेस्ट, जो इन्फेक्शन होता है, जो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के डिटेक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो एवरी 5 ईयर्स। और अगर सिर्फ पैप्समियर करवा रहे हो तो एवरी 3 ईयर्स आपको करवाना ज़रूरी, टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपको मेनोपॉज भी आ गया है फिर भी आपको पैप्समियर टेस्ट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने सर्वाइकल कैंसर है, दूसरा मिथ ये है कि सर्वाइकल कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर है सिर्फ वो एक एज के बाद ही हो सकता है। नहीं, अभी आप देखोगे तो 25 ईयर्स, 30 ईयर, 35 ईयर्स में भी सर्वाइकल कैंसर जो है वो मतलब उसका भी जो प्रमाण है वो बढ़ रहा है। एक केस था यहाँ पे ही, तो उसमें लेडी 5th और 6th मंथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसको ऐसी कंप्लेंट थी कि जैसे ब्लीडिंग ही होता है, स्पॉटिंग, हल्का हल्का स्पॉटिंग रहता है। फिर हमने चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो हमने जब जांच की, जैसे ही बायोप्सी की सर्विक्स की, तो उसमें डिटेक्ट हुआ कि उसको सर्वाइकल कैंसर है। तो उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको अर्ली मतलब रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करवाना ज़रूरी है। तीसरा जो है कि मेनोपॉज भी एक सर्टेन एज के बाद ही आता है, पर अभी भी वो चेंज हो गया है, प्री मैच्योर मेनोपॉज है या अर्ली मेनोपॉज भी आप कह सकते हो, जो 30 ईयर्स में भी हो सकता है। तो उसके लिए भी, इसी के लिए आपको एवरी 6 मंथ और एवरी ईयर आपको रेगुलर गायनेक हेल्थ चेकअप करवाना ज़रूरी है। बुरहानी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी लेके क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है? जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उसमें नॉर्मल डिलीवरी है, ज़्यादातर हम जो भी होता है उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो वो ज़्यादा हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। सीजरियन सेक्शन है, पेनलेस डिलीवरी है, पैप्समियर का जैसे मैंने बोला है, कोई सर्वाइकल कैंसर जो भी मैंने बोला कॉमन है तो उसके लिए जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आती है वो भी अवेलेबल है। पैप्समियर टेस्ट उसके लिए, HPV टेस्ट का जो है वो भी है। प्रीनेटल एक्सरसाइज, पोस्टनेटल एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरापिस्ट की जो सुविधा है वो है। बेसिक इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशंस है या कुछ भी ट्रीटमेंट है बेसिक इनफर्टिलिटी की, जिसको प्रेगनेंसी ना रुक रही हो तो उसका जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो भी यहाँ पे होता है। बुरानी हॉस्पिटल में वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो गायनेक का ही है, जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। थैंक यू डॉक्टर रवीना, आपसे बात करके बहुत सारी जानकारी हासिल हुई है जो नई थी। आई होप कि ये आपका सेशन दूसरों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग योर टाइम।